ओके, केमिस्ट्री पोर्शन को देख के 69 नंबर MCQs हैं। उसमें लिखा है कि आप 4 क्वांटम नंबर लिखें फॉर 4F के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें 4 आपके पास क्या है, ये n की वैल्यू है, n आपके पास 4 हो जाएगा। और L, F के लिए L की वैल्यू क्या होगी, F के लिए L की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर C में तीनों में n जो है वो 4 है और L क्या है वो आपके पास 3 है। लेकिन ये बात याद रखिए कि n आपके पास हर सूरत में L से बड़ा होगा और वो आपके पास n जो है वो L से बड़ा है। और L की जो वैल्यू है वो m से बड़ा भी हो सकता है और m के बराबर भी हो सकता है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B को देखें तो इसमें m जो है वो L से बड़ा है, उसके रेंज में नहीं आता। तो इट मीन के ऑप्शन 1 और B जो है वो इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, 70 में है कि आप बता दें कि हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है ना वो कितना है आपके पास, 0.529 एंगस्ट्रॉम है। तो ये वैल्यू इन बाकियों में से किसके बराबर होगी। तो अगर हम बोर का लास्ट रेडियस का फार्मूला लेके तो वो है n² डिवाइडेड बाई z, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। z आपके पास प्रोटॉन नंबर होंगे, n आपके पास जो है वो शेल नंबर होगा। तो अगर आप ऑप्शन नंबर D को देखें ना, इसमें आपके पास लिखा है बेरिलियम +3, लेकिन बेरिलियम +3 कौन सा शेल्स है, शेल नंबर 2 है ना, ठीक है, शेल नंबर 2 है। तो अगर आप ये वैल्यू इधर पुट कर दे तो शेल नंबर 2 0.529, ठीक है। और बेरिलियम में कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन 4 प्रोटॉन है। प्रोटॉन के लिए फार्मूला क्या है, Z कैसे फाइंड करना है, चार्ज +1, तो इस पे चार्ज कितना है, +3 चार्ज है ना, तो +3 + 1 कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, वो 4 प्रोटॉन हो जाएंगे। सो डिवाइड बाय आप 4 पुट कर दें तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया है, 0.529। तो बेरिलियम +3 का जो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस है ना वो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस के बराबर होगा। 71 नंबर में है कि आप बता दें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बता दें। तो यार ग्रुप नंबर 2 जो है, ग्रुप नंबर 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 1 से ज़्यादा होती है, और वो इसलिए क्योंकि उसका लास्ट ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन नंबर A देखें तो कैल्शियम जो है वो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग कर रहे हैं। और हमें ये बात पता है कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है ना। क्यों डिक्रीज़ होती है, ड्यू टू द साइज़ बड़ा होता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो कम होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट है। फिर पोटेशियम होगा, फिर रुबीडियम होगा, और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सीजियम की होगी। अच्छा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई आप बता देना। सो यहाँ पे अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है, और टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और ये बात भी नोट कर दे कि ये आपके पास एक नेचुरल मतलब न्यूट्रल फॉर्म में है, बट अगर आप साइज़ देखें ना तो साइज़ के टाइट का साइज़ सबसे कम होगा, उसके बाद फिर न्यूट्रल एटम होगा, और सबसे बड़ा साइज़ जो है वो A9 का होता है। जितने नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होंगे उतना साइज़ ज़्यादा होता जाएगा, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, तो रिपल्शन की वजह से साइज़ क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर C अगर आप देखें ना, Cl नेगेटिव, उसके बाद सल्फ़र -2 और उसके बाद P-3, तो इसका साइज़ जो है वो सबसे बड़ा है। तीनों ने ऑक्टेट को कंप्लीट किया है, लेकिन A9 जितना ज़्यादा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उतना आपके पास साइज़ बढ़ेगा।
और 73 नंबर में बताया है कि इसका इनकरेक्ट ऑर्डर बता रहे। 73 में है इनकरेक्ट ऑर्डर हमने आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें इनकरेक्ट ऑर्डर जो है ऑप्शन नंबर बी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी आपको ये बताया है फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन लिखा है और फिर नाइट्रोजन लिखा है, ये गलत है। आयोनाइजेशन एनर्जी तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज़ पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड करती है। तो ये बात याद रखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी का जो करेक्ट ऑर्डर है वो ग्रुप नंबर 8 है, उसके बाद ग्रुप नंबर 7 है, और उसके बाद जो है वो ग्रुप नंबर 5 है, और उसके बाद ग्रुप नंबर 6 है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा आपके पास वो फ्लोरीन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा और फिर जो है वो ऑक्सीजन होगा। नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से इसलिए ज़्यादा है ना, क्योंकि इसका लास्ट ऑर्बिटल क्या है, वो हाफ फिल है। P3 जो है वो हाफ फिल है, और हाफ फिल ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल होते हैं। सो दैट्स वाई इसमें जो इनकरेक्ट ऑर्डर है वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा, लास्ट 74 MCQs में लिखा है कि इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता रहे जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का हो। सो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो अल्कली मेटल्स है, ठीक है, ग्रुप नंबर फर्स्ट है, अल्कली मेटल्स हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। और अल्कली मेटल्स का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका है NS1। यहाँ पे ये 1 आपको डिनोट करेगा कि ये ग्रुप नंबर फर्स्ट का एलिमेंट है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखें ना, इसमें लिखा है 6S1 लिखा है, तो इट्स मीन के यार ये ग्रुप नंबर फर्स्ट का एलिमेंट है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे देखें ना, ऑप्शन नंबर बी में भी और ऑप्शन नंबर डी में भी, इसमें भी 2S1 और 2S1 लिखा है, लेकिन यार ये 6 है, 6S1 है, और दूसरा क्या है, 2S1 है। तो 2 मीन इसमें 2 शेल्स है, इसका साइज़ छोटा है, और 6 मीन के इसमें 6 शेल्स है, इसका साइज़ बड़ा है। तो जितना साइज़ बड़ा होगा उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अच्छा, 75 में है कि इसमें वो बता रहे कि जिसका शेप जो है वो सिमिलर हो, मतलब जिसकी ज्योमेट्री जो है वो सिमिलर हो। सो जिसका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा ना, हाइब्रिडाइजेशन, तो उसका ज्योमेट्री जो है वो सेम आएगी। तो अगर यहाँ पे आप BF3 देंगे और नेक्स्ट में लिखा है तरसी का, क्या लिखा है ऑप्शन, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। तो यार यहाँ पर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड इसने बनाए हैं, और यहाँ पर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, 3 सिग्मा बॉन्ड इसने बनाए हैं। तो दोनों की जो ज्योमेट्री है वो सेम होगी। ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं है, बी में नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है। ऑप्शन नंबर डी, यस, ऑप्शन नंबर डी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ 2 लोन पेयर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो इसमें करेक्ट वाला जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। अच्छा, 76 में लिखा है कि इसका करेक्ट ऑर्डर बता रहे बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बॉन्ड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर हमने बताना है ना। तो यार बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा ना। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टूवर्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्चुअली एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। और बॉन्ड ऑर्डर हमने शॉर्टकट किस तरह फाइंड करना है, बस जस्ट आपने टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 हो,
तो यार 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या होगा, वो 3 होगा। और इसी तरह अगर आप एक एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर में पॉइंट्स डिफरेंस आएगा। लाइक यहाँ पे 0.1 होगा और यहाँ पे 1 होगा। अब लेट्स सपोज अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन को कम करूँगा ना, तब भी बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, 2.5 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 1.5 होगा और 1 होगा। तो इसमें आपके पास अगर आप O2+2 देंगे ना, तो दोनों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर प्लस करके 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। लेकिन +2 का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आपने माइनस करने हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 होगा। इट्स मीन के यार ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। O2+1। ओके, नेक्स्ट है आपके पास O2+1। तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन 16 और +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो -1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 15। और 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2.5। तो सेकंड नंबर पे जो है वो O2+1 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा, 77 में है कि ये जो 3 मॉलिक्यूल आपको गिवन है, इसमें आपने नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवेलेंट एटम, और मोनोवेलेंट एटम हाइड्रोजन होते हैं और या हेलोजन होते हैं, ठीक है, प्लस एनाइन माइनस केटाइन। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है वो NO+2+1 है। तो यार यहाँ पे आप देखिए 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन हमारे पास सेंट्रल एटम है, किस ग्रुप से है, ग्रुप 5 से है ना, तो 5। मोनोवेलेंट एटम इसमें नहीं है, +0, प्लस एनाइन नहीं है, लेकिन केटाइन कितने हैं, 1 है ना, तो वो हमने माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे 4, तो कैंसल, आंसर 2 आ गया, मीन SP। तो इसमें SP हाइब्रिडाइजेशन होगा। और नेक्स्ट आपको गिवन है NO3-1। तो यार यही फार्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 5, मोनोवेलेंट एटम नहीं है, लेकिन एनाइन कितने हैं, 1 है ना, तो वो एनाइन हमने क्या कर देना है, वो प्लस कर देना है, तो +1, तो 1/2 6, कैंसल, आंसर 3 आया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और इसी तरह थर्ड वन में है आपके पास NH4 पॉजिटिव, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट जी। ऑप्शन में नहीं है ये, हाँ बस ऑप्शन को आप करेक्ट कर दे, वो उसमें ऊपर ज़रा मिस्टेक हुआ है, नहीं खैर है ऑप्शन में करेक्ट कर। अच्छा 78 है कि अगर आपको लिखा है कि वंडरवाल इक्वेशन जो है, जो कि हम रियल गैस इक्वेशन है, मीन रियल गैस वो आइडियल गैस कब एक्ट करेगा, जब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होना, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर ले जाने हैं। और मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर किस कंडीशन पे ले जाने हैं, हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। लेकिन अगर आप आइडियल गैस को दोबारा रियल गैस में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो अब यहाँ पे मुझे लिखा है कि वंडरवाल इक्वेशन एक्ट एज अ आइडियल गैस, तो कौन सा कंडीशन करेक्ट करना है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर करेक्ट कर देना है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। अच्छा 79 है कि अ गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम एज क्विकली एज ऑक्सीजन। एक गैस है वो ऑक्सीजन से 4 गुना जो है वो तेज़ जा रहा है, उस गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो यार ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन है R1 डिवाइड बाय R2 एंड दिस इज M2 डिवाइडेड बाय M1। ये बात याद रखिए ना कि यहाँ पे आपने लाइटर गैस पुट कर देनी है और यहाँ पे आपने
हेवी गैस पुट कर देनी है। तो अब ज़रा स्टेटमेंट को देखें, आपको लिखा है कि अ गैस 4 टाइम्स, वो तेज़ जा रहा है, तो 4 टाइम यहाँ पर मैं लाइटर गैस पुट करूँगा ना, तो ये 4 टाइम्स हुआ और नीचे 1, क्योंकि ये आपको सिंपलेस्ट रेशो बता देता है। तो यार अब 4 टाइम्स किस से तेज़ जा रहा है? ऑक्सीजन से तेज़ जा रहा है ना। तो ऑक्सीजन, यहाँ पे ये गैस हमें पता है कि ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मास किधर आएगा? ऊपर आएगा। तो ऑक्सीजन का मास क्या है? 32। और ये गैस अभी हमें पता नहीं है, तो इसकी जगह m1 लिख दें। तो हमने तो यार ये कैलकुलेट करना है, तो इसका आप स्क्वायर ले ले, 4 स्क्वायर, और ये जो है वो अगर आप स्क्वायर ले ले तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से 16 आ जाएगा और इधर से 32 डिवाइड बाय m1। मैंने तो ये कैलकुलेट करना है, इसको इधर ले जाए, ये m1 होगा और ये 16 कैंसल, आंसर क्या आएगा? वो 2। और 2 मॉलिक्यूलर मास किस गैस का है? हाइड्रोजन का है। तो अगर आपसे MCQs में ये भी पूछा हो कि वो गैस कौन सा है, तो आपने हाइड्रोजन को सेलेक्ट कर देना है। अच्छा, 80 MCQs है कि इसमें बता दें कि कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है? सो यार कंबस्शन रिएक्शन तो आपके पास एक्सोथर्मिक होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 तो नहीं होगा, मतलब 3 तो नहीं है। कंबस्शन ऑफ ईथेन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मीन बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। डिकम्पोजिशन यार बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सा रिएक्शन होता है? एंडोथर्मिक या एक्सो? एंडोथर्मिक होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक ये खुद ब खुद नहीं होगा, ठीक है, आपने एक एनर्जी प्रोवाइड कर देनी है। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड, तो यार ये खुद ब खुद कन्वर्ट होता है या नहीं? तो ये भी यार एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और डिहाइड्रेशन, तो यहाँ से भी आपने बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है ना, तो इसके लिए भी यार आपने एनर्जी देनी है। डिहाइड्रेशन मीन एलिमिनेशन रिएक्शन है, और एलिमिनेशन भी एंडोथर्मिक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 1 भी एंडोथर्मिक है, 2 भी एंडोथर्मिक है, और 4 भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, 81 नंबर में है, आपको लिखा है कि एक अमोनिया है और 2 अमोनिया है, सॉरी, और वो कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन में और प्लस नाइट्रोजन में, और बताया है कि इसका जो इक्विलिब्रियम है वो एक Kc है। लेट्स सपोज Kc इसकी अपनी एक वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू है, और बताया है कि अगर मैं इस रिएक्शन को अब इस तरह लिखूँ, NH3 हाइड्रोजन 3/2 और नाइट्रोजन 1/2, तो अब आप देखिए इस रिएक्शन के साथ हमने क्या किया है? डिवाइड किया है ना। किस से डिवाइड किया है? 2 पे डिवाइड किया है। मतलब मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इस रिएक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया है लाइक 1/2 पे, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, और ये यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। तो एक बात सुने कि एक रिएक्शन को आप जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करोगे ना, जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करोगे, वो नंबर जो है वो Kc के पावर में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता तो ये इसके पावर में जाता, 4 से मल्टीप्लाई करता तो ये उसके पावर में जाता। तो यार अभी हमने मल्टीप्लाई किस से किया है? 1/2 से किया है, तो 1/2 किधर जाएगा? वो इसके पावर में जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो यार इसको तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि Kc और क्या लिखे? वो अंडर रूट लिखे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, 82 MCQs में है कि एटॉमिक साइज ऑफ नियॉन, एटॉमिक साइज ऑफ ज़ीनान इज लार्जर देन व्हाट? नियॉन। ज़ीनान का साइज जो है वो नियॉन से बड़ा है। हाँ बिल्कुल बड़ा है। नियॉन ऊपर आता है और ज़ीनान नीचे आता है। और हमने पढ़ा है कि यार साइज जो है, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। जितना साइज बड़ा होगा उतना लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज ज़्यादा होगी।
तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है ना कि नियान का साइज छोटा है। तो जब नियान का साइज छोटा है तो मैं लिख सकता हूँ कि नियान मॉलिक्यूल है वीकर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। जितना साइज बड़ा होगा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होगी। 83 में है कि रेट ऑफ एवापोरेशन किसका ज़्यादा है। तो यार ये बात नोट कर दें कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वो रेट ऑफ एवापोरेशन के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जितना स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होगी ना तो उतना उसका रेट ऑफ एवापोरेशन स्लो होगा। बिकॉज एवापोरेशन हम पढ़ते हैं ना कि सरफेस फिनोमेना है, तो सरफेस से मॉलिक्यूल जाएगा और ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल नीचे वाले से कनेक्टेड होगा। अब ये जितना स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा ना, अगर मैं कहूँ कि यार ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका रेट क्या होगा, वो स्लो होगा। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है रेट ऑफ एवापोरेशन उतना स्लो होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बताया है कि इसमें मुझे बता रहे कि सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ एवापोरेशन किस में है। तो सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ एवापोरेशन उसमें होगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वो वीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखें वाटर, तो वाटर में कौन सी फोर्सेज होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पर भी यार OH, तो यहाँ पर भी कौन सी फोर्सेज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अमोनिया में भी कौन सी फोर्सेज होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और पेंटेन में ये तो नॉन पोलर है ना, और नॉन पोलर में कौन सी फोर्सेज होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होगी। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक है, तो इसका रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो सबसे फास्ट होगा। एंड एवापोरेशन इज एक्सो प्रोसेस या एंडो, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अच्छा 84 में आपको दोबारा वही बताया है कि ये आपके पास एक रिएक्शन है 2s2 प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रहा है 2s3 में, और बताया है कि साथ में हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब साथ में हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सो हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो हुआ। अब आपको बताया है कि यार आपने इसकी फॉर्मेशन ज़्यादा करनी है, SO3 आपने ज़्यादा बनाना है। तो यार SO3 तो फॉरवर्ड रिएक्शन से बन रहा है ना, और फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा है, और एक्सो किस टेम्परेचर पे फेवर कर रहा है, लो टेम्परेचर पे फेवर करेगा, लो टेम्परेचर। ले चैटलर प्रिंसिपल अप्लाई करे, लो टेम्परेचर। लेकिन यार अभी प्रेशर भी देखे, ये तो हमें सिर्फ एक्सोथर्मिक से पता चला कि हाँ लो टेम्परेचर पे फेवर करेगा, बट ले चैटलर प्रिंसिपल में इस साइड के मोल ज़्यादा है ना, यहाँ पे 3 मोल्स है, वहाँ पे 2 मोल्स है। तो जिस साइड पे मोल ज़्यादा हो तो आपने क्या करना है, हाई प्रेशर भी अप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास फेवर करेगा लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे फेवर करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा इस पर भी आप अप्लाई करें ले चैटलर प्रिंसिपल। बताया है ना कि PCl3 प्लस Cl2 कन्वर्टेड इनटू PCl5। अब बताया है कि यार PCl5 की फॉर्मेशन आप बढ़ा दें, ये ज़्यादा करें, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडो, हाँ गिवन नहीं है, गिवन है, ओके एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर गिवन भी ना था तो फिर आप किस तरह पहचानते, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है नहीं यार, तो बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस है, एक्सो। और अगर मैं इसको इस तरह लिखता PCl5 तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है ना, डिसोसिएशन हो रही है, तो ये एंडो था और ये एक्सो। तो एक्सो किस टेम्परेचर पे फेवर करेगा, लो टेम्परेचर पे फेवर करेगा, लो टेम्परेचर पे फेवर करेगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अच्छा द स्पीशी विथ स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस,
तो ये बात याद रखें ना कि जो वीक एसिड होते हैं ना, और अगर वो हाइड्रोजन को लॉस करे तो जो उसका कंजुगेट बेस बनेगा जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, और जब हाईली अनस्टेबल होगा तो ये क्या होगा, हाईली अनस्टेबल मीन स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा। तो इसमें वीक एसिड आपके पास क्या है, एसिडिक एसिड है ना, एसिडिक एसिड है। तो अगर ये हाइड्रोजन लॉस करे तो ये जो कंजुगेट बेस होगा दिस इज हाईली अनस्टेबल मीन दिस इज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। जितना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा वो वीक कंजुगेट बेस होगा, और जितना नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा वो स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉर रेट कांस्टेंट, तो इसके लिए ये फार्मूला नोट कर दे कि मोल पर लीटर 1 - n प्लस पर सेकेंड के का यूनिट निकालने के लिए। अब मुझे क्या बताया है कि किस ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर दे, फर्स्ट ऑर्डर, तो n की वैल्यू क्या पुट करनी है, वो 1 पुट करनी है। तो मोल पर लीटर 1 - 1 पर सेकेंड, तो 1 - 1 कैंसिल, तो ये ऊपर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा ना, और एनीथिंग पावर 0 किसके बराबर, 1 के बराबर। तो आंसर क्या होगा, पर सेकेंड होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पर सेकेंड जो है वो इसका यूनिट होगा। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होगा जिसमें कंसंट्रेशन मतलब रेट जो है वो इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पे आपने ये बात पढ़ी है कि यार रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन, ठीक है। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन किस ऑर्डर के लिए ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फ्रैक्शन के लिए भी ठीक है। रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन, हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन किस ऑर्डर के लिए ठीक है, नेगेटिव ऑर्डर के लिए ठीक है। और रेट जो है वो इंडिपेंडेंट भी कर रहा है, इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन, बट ये किसके लिए ठीक है, ये जीरो ऑर्डर के लिए ठीक है। तो एमसीक्यूज में आपको बताया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें रेट इज इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी मेजर्ड, ओके, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी मेजर्ड। तो यार ये बात तो हमने लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं किससे, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं ना। और एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे ये मेथड कौन से है, किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली कोई मेथड का तो नाम होगा। तो एक्सपेरिमेंटली मेथड यहाँ पे तो 3 लिखे भी है, हाफ लाइफ मेथड, हाँ ये भी ठीक है, डिफरेंशियल मेथड ये भी ठीक है, डिफरेंशियल लिखा है, यस डिफरेंशियल ये भी ठीक है, ग्राफिकल मेथड ये भी ठीक है, ये भी नोट कर दें, ये नहीं लिखे लेकिन ये नोट कर दें। कितने हो गए, 4। क्या स्पेलिंग है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड ये भी ठीक है, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, और एक और लिख ले इनिशियल रेट मेथड। तो इस सब से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ये 3 मैंने आपको बताए हैं, ये 3 एमसीक्यूज में नहीं है, ये भी नोट कर दें। अगर हो सकता है ये ना हो तो ये भी हो सकता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली आप इस मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, इन ट्रांजिशन स्टेट द रिएक्टेंट आर ट्रांजिशन स्टेट इधर बनेगा ना,
इधर एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम कहते हैं। और यार एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल की एनर्जी कहाँ पे होती है, ट्रांजिशन स्टेट में होती है ना। तो दैट्स वाई दिस इज़ हाईली अनस्टेबल होगा, ट्रांजिशन स्टेट इज़ हाईली अनस्टेबल होगा। और एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो उसकी ज़ीरो होगी, स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ज़ीरो होगी। अच्छा, इसी से दोबारा यह 92 नंबर एमसीक्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज़ नॉट ज़ीरो, जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। तो यार ब्रोमीन जो है उसका स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड होता है, मेटल में लिक्विड जो है वो मरकरी है और नॉन मेटल में लिक्विड क्या है, वो ब्रोमीन है। तो अब यहाँ पे ब्रोमीन आपको किस स्टेट में गिवन है, गैसेस, मतलब ये तो इसका स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है ना। तो जब आप लिक्विड को गैस स्टेट में कन्वर्ट करोगे तो हीट तो दोगे ना। तो दैट्स वाई ब्रोमीन गैस का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो ज़ीरो नहीं होगा, बाकियों का ज़ीरो है, क्योंकि Cl2 नेचुरल स्टेट क्या है, वो गैस है। सोडियम का नेचुरल स्टेट सॉलिड है और मरकरी का नेचुरल स्टेट लिक्विड है। लेकिन ब्रोमीन का नेचुरल स्टेट जो है वो लिक्विड है, बट यहाँ पे आपको गैस फॉर्म में दिया है। अच्छा, 93 तो इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्टेट फंक्शन, तो वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करता है। अगर आप पाथ को चेंज करोगे तो वर्क जो है वो चेंज होगा। तो वर्क और हीट ये नोट कर दे, ये आपके पास स्टेट फंक्शन नहीं है। अच्छा, 94 भी इजी है कि कैथोड जो लेड स्टोरेज बैटरी का बना होता है वो किससे बना होता है, लेड ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी से बना होता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन 94 एमसीक्यूज है, क्या होगा, -2 या -1, सोडियम +1 है क्योंकि ग्रुप फर्स्ट से है ना, तो 2 सोडियम के क्या हो जाएगा +2, तो इसी तरह -2। लेकिन यार आपने -2 नहीं लिखना, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट आप हमेशा एक एटम का शो करोगे, सिंगल एटम का शो करोगे। तो ये तो 2 जो है वो -2 है ना, तो एक का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने हमेशा सिंगल एटम का शो करना होता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, इस कंपाउंड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने बता देना है। अच्छा, कैल्शियम किस ग्रुप से है, तो +2 लिखूं, तो इसी तरह यहाँ पे -2 लिखूं। चलिए अब मैं इस तरह कर देता हूँ ना कि इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो ClO3 यहाँ पे -2 आएगा, -2 आएगा ना। लेकिन ये तो 2 है ना, मैं एक का अगर यहाँ पे कंसिडर कर दूँ ClO3, क्या आएगा फिर -1, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हमने सिंगल एटम का शो करना होता है। तो यार क्लोरीन का अननोन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 ऑक्सीजन है, ऊपर चार्ज क्या है -1, तो क्लोरीन यहाँ पे -6 या -6 को उधर शिफ्ट कर दे +6, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +5 होगा। अच्छा 96 रह गया, ये 97 था, ओके 96 है। सेलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, इटसेल्फ क्या होगा, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होगा। और ऑक्सीडाइज मीन खुद क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन खुद करेगा। तो इसमें यार नियान तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता क्योंकि उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास सोडियम +1, ये अब गेन करेगा क्योंकि ये अब फर्दर इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। जब ये सोडियम लिखता तो फिर सही था, फिर इलेक्ट्रॉन लॉस करते, अब ये इस फॉर्म में तो लॉस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कौन से एमसीक्यूज है, 96, ओके कैल्शियम +2, यार ये भी अब फर्दर गेन नहीं कर सकता, बस इसमें जो लॉस करने की एबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन क्लोरीन नेगेटिव,
और ये बात याद रख ले कि एनाइन जो होते हैं ना उसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो इसमें ये Cl नेगेटिव का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, तो दिस वन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये इस फॉर्म में होते ना, ये वाला नेचुरल फॉर्म में, तो इसका नेचर क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वाला था। लेकिन जब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, तो फिर इसका नेचर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, आयोडीन नेगेटिव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अच्छा, 98 MCQs है कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि 100% डिसोसिएट होगा। ये तो आसान है, KCl, ठीक है। और 99 MCQs में है कि इसमें कौन सा रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। ये कल उस दिन क्लास में मैंने बताया था, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्टेनियस। ये बात याद रखिए ना कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होना, नेगेटिव, तो वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन करेगा। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो रिड्यूस होगा। ये एग्जांपल मैंने आई थिंक उस दिन क्लास में करवाया था। तो यहाँ पे जो जिंक है ना, जिंक वाला का -0.76 वोल्ट है, और कापर जो है वो +0.34 वोल्ट है। तो जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा ना। तो ऑक्सीडाइज मीन जिंक कन्वर्टेड इनटू जिंक +2, और कापर तो रिड्यूस होगा, तो कापर +2 कन्वर्टेड इनटू कापर, क्योंकि ये रिडक्शन है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये ऑक्सीडेशन है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन दोनों को कंबाइन कर दें तो जिंक प्लस कापर +2, जिंक +2 प्लस कापर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किसमें, 98 की बी, KCl। द ग्रुप फर्स्ट सोलेबिलिटी से कम अदा ग्रुप सेकंड ना ज़्यादा। ग्रुप फर्स्ट इज मोर सोलेबल, जो सोना आयानिक नेचर ज़्यादा है वो सोलेबिलिटी ज़्यादा, ठीक था। मुस्वीरी का ना सही रहता है ना, आगल तक बागत हम गोरी का ना, ग्रुप फर्स्ट वाला तब गोरी का ना। ग्रुप फर्स्ट क्या आयानिक नेचर से सोना ज़्यादा, आयानिक से सोना ज़्यादा है वो वाटर की ज़्यादा सोलेबल का ना, ड्यू टू द हाइड्रेशन एनर्जी। ग्रुप फर्स्ट आयानिक नेचर, ग्रुप सेकंड ना ज़्यादा। अच्छा, विच वन इज पोलर, पोलर क्या, KCl तो आयानिक है ना यार, और पोलर और नॉन पोलर हम कोवेलेंट में बताते हैं ना। तो कौन सा है, अमोनिया इज करेक्ट। अगर को 100% आयानिक था, और डायपोल मूवमेंट हम जो पोलरिटी है वो कोवेलेंट के लिए बताते हैं, तो कौन सा करेक्ट है, अमोनिया। पोलर के ना ग्रेटर नॉन जीरो, ठीक छो पागे बांधे होगा का ना, नो अमोनिया सर लोन पेयर दे का ना, पागे सर कम दे लोन पेयर कार्बन डाइऑक्साइड सर सेंट्रल एटम सर नो sp हाइब्रिडाइजेशन ना, लीनियर ज्योमेट्री है ना, नुची लीनियर भी हाइब्रिडाइजेशन sp राजी का ना यार गोरा सो सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने, 4, मोनोवैलेंट वगैरह कुछ नहीं है ना। तो आंसर क्या आएगा, 2 मीन sp। लोन पेयर को हम किस तरह फाइंड करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन माइनस सराउंडिंग एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन कितने हैं, 2, और सराउंडिंग एटम कितने हैं, तो आंसर क्या आया। तो इसमें लोन पेयर तो नहीं है ना, तो इसमें लोन पेयर ना हो तो वो नॉन पोलर होता है। बट अमोनिया का अगर आप देखें ना, तो इसमें लोन पेयर है, तो दिस इज पोलर।
और लोन पेयर कैसे फाइंड करना है? हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 आता है ना, इस फार्मूले से करे तो sp3 मीन 4 नंबर है ना, और लोन पेयर सराउंडिंग एटम कितने हैं? तो -3 कितने लोन पेयर? 1 लोन पेयर है। और यही MCQs 1 और 1B रिलेटेड है। शेप ऑफ अमोनिया, शेप बताया है, ज्योमेट्री नहीं बताई। तो शेप पिरामिडल है, ज्योमेट्री तो शेप ऑफ अमोनिया इज पिरामिडल। और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 है ना, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16, और 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर वो 2 होगा। अच्छा 1 और 3 जरा आप देखें, इसमें लिखा है कि फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए जो वंडर वाल कांस्टेंट होते हैं A और B, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। ओके सर देखते हैं वंडर वाल इक्वेशन क्या है। वंडर वाल इक्वेशन P + AN² डिवाइड बाई V², V - NB nRT होगा। सही है। इसमें लिखा है कि अगर इसको मैं कहूँ कि ये आइडियल गैस इक्वेशन, तो इसमें A और B की क्या वैल्यू पुट करूँ? तो चले देखते हैं। P+ अगर मैं A की वैल्यू 0 पुट करूँ फॉर एग्जांपल, और B की वैल्यू भी 0 पुट करूँ nRT, तो यार ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ से P आ जाएगा, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ से V आ जाएगा, nRT कौन सा इक्वेशन आया? तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए यहाँ पे A और B की वैल्यू क्या होनी चाहिए? A और B जो है वो मस्ट बी इक्वल टू 0। किस गैस के लिए? आइडियल गैस के लिए। और रियल गैस के लिए 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सॉरी 0 होना चाहिए। सो आइडियल गैस के लिए A और B वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। और ये तो हमने फिर पढ़ा था ना कि A वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और B वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे। तो आइडियल गैस के लिए A और B वैल्यू 0 होनी चाहिए। अच्छा बॉन्ड एंगल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखे यार, लीनियर है ना, तो कितना होगा? 180। हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 ये भी इजी है। कौन सा है? sp3। 1 और 6 में क्या आएगा? 50। 1 और 6 में 50। अच्छा 1 और 7 ज़रा आप देखें, कह रहा है कि अमोनिया बना मतलब बनेगा ना, तो अमोनिया किससे बनेगा? 3 हाइड्रोजन प्लस, और आपको रिएक्शन बैलेंस करना होगा ना, अमोनिया फॉर्मेशन है। तो Kp इज इक्वल टू RT, चेंज इन N होगा ना, और चेंज इन N ओके Kc सॉरी, और चेंज इन N को किस तरह फाइंड करते हैं? प्रोडक्ट मोल्स माइनस, तो प्रोडक्ट के कितने मोल है? 2 - 4 आंसर क्या आएगा? मतलब नेगेटिव में आंसर आएगा ना, और जब नेगेटिव में आंसर आएगा तो Kp इज लेस देन Kc होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गोरा Kc द प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट बराबर देखा ना, उसका जताते हैं यार देना 1 आंसर रहा वाला नो 1 आंसर बा कलर राजी कलर द्वारा नो 1 आंसर वाला राजी कना ची रिएक्टेंट हम 50 और ची द्वारा बराबर भी कना लाइक 2 डिवाइड बाई 2 आंसर बस राजी, या 5 डिवाइड बाई 5 आंसर बस राजी 1। आगो खूब रिएक्शन 100% कंप्लीट है कि वो बस किसी हाई राशि का ना, और खूब 100% कंप्लीट सी ना खूब इरिवर्सिबल रिएक्शन शो का ना, इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट की, रिवर्सिबल सर तो 100% कंप्लीट की ना कहना आप ना करिएगा। कम MCQs था। ओके 108 ओवरलैपिंग ऑफ S और P,
यार एस और एस जब भी बॉन्ड बनाएगा तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, एस और पी जब भी बॉन्ड बनाएगा तो वो सिग्मा होगा, और पी और पी जब भी बॉन्ड बनाएगा तो वो सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कंडीशन फिर गिवन होगा कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुए है या साइड वाइड, लेकिन जब आपको कौन सा बताया है एस और पी से हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। अच्छा ये 1 और 9 टू ईजी है। वैल्यू ऑफ आर एट एस टी पी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रेनबो इज एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हाउ मेनी टाइम हाइड्रोजन फास्टर देन हीलियम? 2 टाइम वाले यार। R1 डिवाइड बाय R2, M2 डिवाइडेड बाय M1। यहाँ पे लाइटर गैस पुट करना है, तो लाइटर हाइड्रोजन है या हीलियम? हाइड्रोजन, और हीलियम वो हेवी है, और यहाँ पे हीलियम का मॉलिक्यूलर मास पुट करना है, और यहाँ पे अब कह रहा है कि हाइड्रोजन हीलियम से कितने टाइम तेज जा रहा है, तो हीलियम का मास 4 है, डिवाइड बाय कैंसल, आंसर √2। तो ये तो आंसर आपने नहीं लिखना, √2 को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.4 आंसर आएगा। विच वन ऑर्बिट फिल फर्स्ट? तो यार वो ऑर्बिट फिल फर्स्ट होगा जिसकी n+l वैल्यू सबसे कम होगी। तो इसमें जो 4s है ना, तो n 4 है और s 0, तो l 0 है, तो आंसर क्या आएगा? वो 4 आएगा। और 3D को अगर आप देखें ना तो 3 + 2 आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो सबसे कम वैल्यू जो है वो 4s की है, तो 4s सबसे पहले फिल होगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 6 to 2, सेकेंड शेल में आ रहा है, तो यार ये बाल्मर है। और डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। सही है या गलत? फॉल्स है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है ना। डीलोकलाइजेशन तो पाई बॉन्ड की होगी ना, और अगर सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हो जाए तो दिस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। और यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड इस ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे लिखा है कि इसको हम रेजोनेंस कहते हैं, तो ये बात तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, कहते हैं कि ये बात फॉल्स है। और कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए आपने हमेशा क्लोज कंटेनर लेना है। ओपन कंटेनर में कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, ठीक है। और विच वन गैस इज मोस्ट रियल, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है। अगर ए वैल्यू में लेट सपोज 0 कर दूँ, फॉर एग्जांपल ए वैल्यू 0, तो ये आइडियल गैस होगा ना, आइडियल गैस होगा ना। और ए वैल्यू कब 0 होगी? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा ना। और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि वो वाला गैस क्या है? रियल है, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, एंड लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, वालेकुम सलाम सर, 5 मिनट, हाँ 5 मिनट सर, हाँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इज साइज का। तो इसमें सबसे बड़ा साइज किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है ना, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो ये सबसे ज़्यादा रियल बिहेवियर शो करेगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl इज अ कॉमन आयन इफेक्ट। विच वन इज ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन? चलिए अब मुझे बता दे, लिथियम है, ठीक है ना, और नीचे आके एक आपके पास क्या है? रुबीडियम में लिख देता हूँ, बस दादवाचे पोइशे बस आसान जका मंजनी वाला आंसर होना राजी, क्लियर है। वाटर आ गया, इधर अटैच हो गया, और वाटर आ गया और इधर अटैच हो गया, कौन सा स्ट्रांगली अटैच होगा?
दाबा स्ट्रांगली अटैच की ना नो दाबा स्ट्रांगली अटैच किएगी और दाबा नो एंथैल्पी बदल चल जाता है कि सोना वर्कआउट ए साइज वी हैव हम रब वाटर स्ट्रांगली अटैच ही रेट कांस्टेंट ओके दोबारा आपको देखो वही बताया है के का यूनिट गिवन है ना के का यूनिट क्या है लीटर पर मोल और पर बताया है कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सेकेंड ना था यार के यूनिट बमूंगा सिंगुलिकल मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड का ना नो एंथ हो रहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहला 1 पुट का बिया 2 पुट का बिया लेट सपोज का मा 3 पुट को का ना 1 माइनस 3 शो न दाबसर अशी मोल माइनस सेकेंड नगोरा दाबा मोल माइनस 2 पर सेकेंड और लीटर से बरो खींचो को पॉजिटिव बशी जाना तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है अच्छा 1 और 20 में है दोबारा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्योंकि 5 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 एलसीएम ले ले 3 आएगा 9 कैंसल 3 होगा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाईएस्ट ये गलत करे वो कहना बोला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द आयंस द वजीवी कहना जितने ज़्यादा आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी अब यहाँ पे देखो ये आपको जो गिवन है ये सारे के सारे एसिड्स गिवन है ना एसिड गिवन है और एसिड जब डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन आयन देगा अब जितना जल्दी हाइड्रोजन आयन दे जितना जल्दी तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी ना क्योंकि यार वहाँ पे आयंस क्या है वो जल्दी बन रहे हैं तो यार फ्लोरोएसिटिक एसिड ए स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना फ्लोरोएसिटिक एसिड क्लोरोएसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये एक्चुअली वो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से है बट यहाँ से रिलेटेड था तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये हुआ तो जब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये हुआ तो ये हाइड्रोजन आयन को सबसे फास्टली रिलीज करेगा ना तो जो सबसे फास्टली रिलीज करेगा तो आयंस कहाँ पे सबसे जल्दी बनेंगे इधर बनेंगे ना तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और 122 में क्या आएगा अल्फा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट